गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी। कल हमने फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था कि क्रांति कहते किसे हैं और ये किन कारणों से हुई। इसका थोड़ा सा विश्लेषण मैं आज ही बताना चाहूँगी। हमने पढ़ा था कि क्रांति किसी एक दिन के कारण नहीं जन्मी थी, ये 10 सालों का घटनाक्रम था, जिसका कारण खजाने का खाली होना था। क्यों खजाना खाली हुआ ये भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि फ्रांस समाज किस तरह से 3 स्टेट्स में बटा हुआ था और तीसरा वर्ग जो था वही केवल टैक्स देता था। सारे सामंती अधिकार, विशेष अधिकार पहले और दूसरे स्टेट को थे और टैक्स देने का कार्य केवल तीसरा वर्ग करता था। फिर कल हमने ये भी पढ़ा था कि उस टाइम पर ना सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस बल्कि कुछ सोसाइटी के रीजंस भी आ गए थे। पॉपुलेशन बढ़ गई थी, जनसंख्या बढ़ गई थी, पाव रोटी महंगी हो गई थी, काफ़ी सर्दी हो गई थी, जिसकी वजह से फसलें ख़राब हो रही थी और जो फ्रांस का सम्राट था वो जनता की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और एक सोसाइटी अमीर और गरीब 2 वर्गों में विभाजित होती चली गई थी। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिक अपनी नई नई विचारधाराएं लेकर आए थे। अपनी विचारधाराओं में उन्होंने कहा था कि किसी को भी विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होने चाहिए, सभी जन्म से स्वतंत्र हैं, सभी को स्वतंत्रता, समानता और समान अवसर पर आधारित ही समाज होना चाहिए। केवल जन्म के आधार पर अधिकारों का मिलना अत्यंत गलत है। ये कल हमने पढ़ा था बेटा। हमने कल ये भी पढ़ा था कि मांस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि की बातें की थी और अमेरिका ने ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद इसी प्रकार की सरकार का मॉडल भी रखा था। आज बेटा हम इसे आगे पढ़ते हैं कि ये तो हमने पढ़ा था कि क्या कारण रहे, क्या इतिहास रहा क्रांति का। अब हम पढ़ते हैं कि क्रांति की शुरुआत हुई कैसे। ये तो सिर्फ उसके पीछे के कारण थे। अब मैंने आपको कल बताया था कि सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। 10 लिरवे कर्ज था, जिसका उसे 10% टैक्स देना पड़ता था। टैक्स देने की वजह से उसका खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। अब खजाना भरने के लिए और साथ ही अन्य गतिविधियों को करने के लिए जो भी राज्य में ज़रूरी है, जैसे विश्वविद्यालय खोलना या फिर मंदिरों में पूजा पाठ करवाना या सेना का खर्चा करना, इन सभी के लिए उसे अब पैसे की ज़रूरत थी। खजाना खाली हो चुका था। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा तीसरे वर्ग से। तीसरे वर्ग से कैसे आएगा? करों में बढ़ोतरी करके। जब उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे तभी पैसा आ सकेगा। इसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम तीसरे वर्ग से कर का बढ़ा दें, कर लेना शुरू कर दें, ज़्यादा कर लेना शुरू कर दें। कर को बढ़ाने के लिए, टैक्सेस को बढ़ाने के लिए उसे स्टेट जनरल असेंबली, जैसे हमारे यहाँ संसद है ऐसे ही स्टेट जनरल असेंबली से बिल पास करवाना अत्यंत ज़रूरी था और इस असेंबली को बुलाना केवल सम्राट के हाथ में था। सम्राट के अलावा कोई और व्यक्ति जनरल असेंबली की मीटिंग नहीं बुला सकता था। जनरल असेंबली की मीटिंग अब से पहले 1614 में हुई थी। इसके बाद लुई 16 ने 5 मई 1779 को इस बैठक को बुलाया है, 1789 में, जिसमें पहला स्टेट पादरी वर्ग से 300 व्यक्ति और दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग से 300 व्यक्ति और जो थर्ड स्टेट था जिसमें बड़े व्यापारी भी थे तो छोटे भूमिहीन किसान भी थे, कारीगर भी सभी वहीं थे, उनसे टोटल 600 व्यक्तियों को बुलाया जाता था। और ये 600 व्यक्ति कौन होते थे? ये रिप्रेजेंट करते थे अपने पूरे तीसरे वर्ग को। अगर कहा जाए तो फ्रांस समाज का असली प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तीसरा वर्ग ही कर रहा था, क्योंकि पहले और दूसरे वर्ग में तो बहुत कम जनता थी, बहुत कम जनसंख्या थी। तीसरे वर्ग में 600 प्रतिनिधि जो आए, उन्होंने लगभग 40,000 पत्रों की सहायता से जो उन्हें विभिन्न किसानों और कारीगरों से मिले थे, उनके आधार पर उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। अब क्या हुआ कि जब ये बुलाया गया, वर्साई के महल को सजाया गया, वर्साई के महल में इनके बैठने का अरेंजमेंट्स किया गया।
इस वर्ग में क्या किया कि पहले और दूसरे वर्ग के व्यक्तियों को आमने सामने बिठा दिया गया। पहले और दूसरे वर्ग के व्यक्ति सीटों पर, चेयर्स पर बैठ गए और तीसरे वर्ग को उसके पीछे खड़ा कर दिया गया। इस तरह से उनके पीछे कतार में तीसरे वर्ग को शो कर दिया गया। तीसरे वर्ग की खास बात ये भी थी कि इस तीसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व केवल उच्च वर्ग ही कर सकता था, अमीर व्यापारी ही कर सकते थे। किसान, कारीगर और महिलाओं का आना वर्जित था। दे वर नॉट अलाउड टू अटेंड दिस मीटिंग। इस सभा में कहा गया कि पहले वर्ग की 1 वोट, दूसरे वर्ग की भी 1 वोट और तीसरे वर्ग को भी 1 वोट देने का अधिकार है। अर्थात पहला पूरा वर्ग मिलकर 1 वोट देगा और दूसरा पूरा वर्ग मिलकर 1 वोट देगा और तीसरा पूरा वर्ग मिलकर 1 वोट देगा। अब बात थी यहाँ पर करों को बढ़ाने की कि कर कितने बढ़ाए जाएं और कैसे बढ़ाए जाएं। मैंने आपको कल भी बताया था कि पहला और दूसरा वर्ग तो टैक्स देता ही नहीं था, कर देता ही नहीं था। कर कौन दे रहा था? सिर्फ तीसरा वर्ग। अब टैक्स कितना बढ़ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? पहले वर्ग को कुछ भी नहीं, दूसरे वर्ग को कुछ भी नहीं। मार किसको झेलनी है? केवल तीसरे वर्ग को। अब ये 1 वोट देंगे, ये 1 वोट देंगे, इनकी 2 वोट होगी और तीसरे वर्ग की भी 1 वोट होगी। तो कौन जीत गया? ये ही जीत गए। जिनको टैक्स देना ही नहीं, उन्हें क्या फर्क पड़ना है कि टैक्स कितना बढ़ाया जा रहा है, कितना नहीं। पहला और दूसरे वर्ग की कुल मिलाकर 2 वोट होगी और तीसरे वर्ग की जो है केवल 1 वोट रहेगी। तो ये यहाँ पहला और दूसरा वर्ग जीत जाते हैं। तो तीसरे वर्ग ने ये बात रखी कि अब वर्ग वाइज नहीं मतदान होगा, वर्ग के अकॉर्डिंग नहीं होगा, अब इंडिविजुअल मतदान होगा, व्यक्तिगत मतदान होगा। जो व्यक्ति पक्ष में है वो पक्ष में वोट करें और जो व्यक्ति विपक्ष में है वो विपक्ष में वोट करें। इस तरह से उनकी बातें होनी शुरू हुई, लेकिन राजा ने मना कर दिया इस बात को मानने के लिए कि नहीं, जैसा आज तक चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा और प्रत्येक वर्ग की ही वोटिंग होगी। इस बात से नाराज होकर तीसरे वर्ग ने वॉकआउट कर दिया। जैसे आज हम संसद में वॉकआउट कर देते हैं जिसमें हमें नहीं भाग लेना होता, ऐसे ही उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया कि हम पार्टिसिपेट तभी करेंगे तब हर एक व्यक्ति का मतदान होगा। वॉकआउट करने के बाद इन्होंने क्या किया कि ये तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने सभा छोड़ी और वे वहाँ से उस सभा से छोड़कर चले गए और यहाँ से जाने के बाद ये गए वर्साय के टेनिस कोर्ट में। वर्साय के टेनिस कोर्ट में 30 जून को ये सभी इकट्ठा हुए और इन्होंने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? नेशनल असेंबली। कहाँ पर? वर्साय के टेनिस कोर्ट में। इन्होंने शपथ ली कि जब तक राजा के अधिकारों को कम करने के लिए संविधान नहीं बनेगा तब तक हम अपनी इस नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे, इसको घटित नहीं करेंगे। और इसमें इनका साथ किसने दिया? इस जो बहुत बड़ी भीड़ थी इसका नेतृत्व किया मिराबियों ने और आबे सिए ने। मिराबियो और आबे सिए कौन थे? मिराबियो कुलीन वर्ग से संबंधित व्यक्ति था, आबे सिए एक चर्च का व्यक्ति था। ये दोनों ही अपने विशेष अधिकार लिए हुए थे, लेकिन फिर भी इनको ये लगता था कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। मिराबियों ने एक पूरे बड़े जनसमूह के सामने बहुत ही ज़बरदस्त जोरदार भाषण दिया और आबे सिए ने भी एक प्रिंट निकाला, तीसरा स्टेट क्या है, तीसरा स्टेट क्या है। इनका मानना था कि विशेष अधिकार कभी भी जन्म के आधार पर नहीं होने चाहिए, ये केवल व्यक्ति की अपनी योग्यताओं के आधार पर होने चाहिए। सभी को बोलने की, अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की, मतलब बोलने की, समानता की और कानून के समक्ष समानता की स्वेच्छा होनी चाहिए, सभी एक जैसे होने चाहिए। एक तरफ जहाँ ये सब चल रहा था वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ? कड़ाके की सर्दी आई। कड़ाके की सर्दी ने क्या किया? पूरी की पूरी फसल को खराब कर दिया।
जिससे वहाँ की पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही थी, वहाँ पर फूड ग्रेन्स खाने की चीज़ों की कमी हो गई। और जो बेकरी के मालिक थे, उन्होंने क्या किया कि रोटी की कीमत और ज़्यादा बढ़े, उन्होंने जमाखोरी करनी शुरू कर दी। मीन्स रोटियों को अपने गोदामों में जमा करना शुरू कर दिया कि इसको और ज़्यादा हाई रेट पे बेचेंगे। एक तरफ फसल खराब हो गई, पाव रोटी की कीमत बढ़ गई। लुई 16 ने इस बात की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है और लोगों को किन चीज़ों की आवश्यकता है और मुझे इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लुई 16 ने बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन क्या हुआ कि लेडीज़ें, महिलाएं पाव रोटी के लिए लाइन में खड़ी थी और बेकरी के मालिक ने दुकान बंद कर दी, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उठा और लाइन में खड़ी हुई महिलाओं ने उस बेकरी की दुकान पर धावा बोल दिया। इसके बाद ही गांव में इधर उधर बातें फैलने लगी कि सम्राट ने जो है जागीरों के मालिक ने भाड़े पर कुछ लुटेरों को बुलाया है और वे हमारी तब फसलों को खराब करने के लिए निकल पड़े हैं। इस अफवाह के पीछे जो वहाँ के किसान थे, उन्होंने वहाँ जो लोकल किले थे, ग्रामीण किले थे, उन पे लूटपाट शुरू कर दी और वहाँ के जो अन्न के भंडार थे, जो कि वहाँ के मालिकों ने अपने यहाँ जमाखोरी की हुई थी, सूदखोरी की हुई थी, उन सबको लूटना शुरू कर दिया। लगान के जितने भी पेपर थे, उन सबको जला दिया। जलाने के बाद क्या हुआ कि जो कुलीन वर्ग था वो भयभीत हो गया और बहुत से लोगों ने दूसरे देशों में जाकर शरण लेनी शुरू कर दी। मीन्स अपनी कंट्री को छोड़ दिया उन लोगों से भयभीत होकर। साथ ही पेरिस में जहाँ एक तरफ आतंक का माहौल था, दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। आदेश दिया गया था कि शांति का माहौल बनाया जा सके, लेकिन ये अफवाह थी कि सम्राट ने सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया है कि जो भी नागरिक बात न माने बेशक से उन पर गोलियां चला दी जाए। इस कारण वहाँ की जनता में बहुत आक्रोश आया और हजारों औरतें और पुरुष टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गए और उन्होंने स्वयं एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं क्या किया कि हम अपनी जनसेना स्वयं इकट्ठी करेंगे और इन्होंने सम्राट और सम्राट की सेना से लड़ने के लिए हथियारों की खोज करनी शुरू कर दी। सैकड़ों लोग पेरिस के पूर्वी ओर चले गए और वहाँ पर बास्तिल के किले पर इन्होंने हमला कर दिया, जिसमें बास्तिल का कमांडर मारा गया। इनको उम्मीद थी कि बास्तिल के किले में उनको गोला बारूद काफ़ी मात्रा में मिलेगा। इन्होंने जैसे बास्तिल का कमांडर मारा, वहाँ के जो कैदी थे उन्हें छुड़ा लिया। हालांकि इन कैदियों की संख्या केवल 7 थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ये अपनी एक बड़ी जीत समझी। बाद में कई दिनों तक पेरिस में काफ़ी आतंक का माहौल रहा। बहुत से जन आंदोलन हुए। बहुत से जो कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे वो छोड़कर चले गए, फ्रांस को ही छोड़कर चले गए। उन्होंने पर्शिया, ऑस्ट्रिया ऐसे देशों में शरण लेनी शुरू कर दी। जैसे ही लुई 16 को ये समझ में आया कि ये आंदोलन बहुत बड़ा होता जा रहा है, उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक संविधान जो मेरी शक्तियों पर अंकुश लगाए या फिर मेरी शक्तियों को सीमित करेगा, मैं ऐसे संविधान को मान्यता देने के लिए तैयार हूँ। और इन्होंने ऐसा किया भी। 4 अगस्त 1789 को एक नई शासन व्यवस्था सामने आती है जो कि समान अधिकारों, अभिव्यक्ति और कानून के समक्ष समानता पर बल देगी। उन्होंने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन किया। अब जो चर्च था, जो कि आम लोगों से टाइद नाम का कर लेता था, धार्मिक कर लेता था, वो भी बंद कर दिया गया। कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और प्रथम और द्वितीय स्टेट के जितने भी सामंती अधिकार थे उन सभी को समाप्त कर दिया गया। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट भी कर देने लगा। चर्च ने जितनी भी भूमि अधिकृत की थी वो सारी भूमि उससे वापस ले ली गई और उनको या तो चौकियां बना दी गई या उनको सरकारी ऑफिसों में बदल दिया गया। अब इसके बाद आता है बेटा, जो भूमि चर्च से ली गई थी, जो भूमि चर्च ने अधिग्रहण की हुई थी, उसकी कीमत उस टाइम पर 2 बिलियन लीवर्स से भी अधिक की थी। जनता को काफ़ी आक्रोश आया कि इतना बड़ा
इतना बड़ा हिस्सा हमारे समाज का, हमारे राज्य का केवल चर्च ने अधिकृत किया हुआ था। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कि एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियाँ ना रहे, उन्होंने फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र घोषित करने की कोशिश की। उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया जिससे कि राजा की शक्तियों को सीमित किया जा सके। ये शक्तियाँ एक हाथ में केंद्रित ना होकर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित की गई। इसके भी विभाजन के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सक्रिय नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया। सक्रिय नागरिक कौन थे? सक्रिय नागरिक वे थे जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक के पुरुष। सक्रिय नागरिक केवल वे पुरुष जो 25 वर्ष से अधिक के हैं और जो 3 दिन की सैलरी के बराबर टैक्स देते हैं। केवल 3 दिन की सैलरी के बराबर जो टैक्स देंगे। जो महिलाएं हैं या फिर जो नहीं कमाते हैं या फिर जो 25 वर्ष से कम के पुरुष भी हैं, वो वोट देने का अधिकार नहीं रखते। इन्होंने किया कि जो सक्रिय नागरिक हैं, पहले ये वोट देकर अपना एक निर्वाचक मंडल चुनेंगे। निर्वाचक मंडल में कौन होंगे? केवल पुरुष होंगे, जिनकी संख्या 50,000 निर्धारित की गई। और ये 50,000 कौन होंगे? केवल पुरुष। महिलाओं का उस टाइम पर किसी भी तरह से सत्ता में अधिकार नहीं था। प्रशासन में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया। ये 50,000 पुरुष आगे नेशनल असेंबली बनाएंगे जिसमें होंगे 745 मेंबर्स। क्या बनाएंगे ये? नेशनल असेंबली। कितनी? 745 की। और ये नेशनल असेंबली ही मंत्री और कार्यपालिका पर भी शिकंजा यही रखेगी और कार्यपालिका सम्राट पर भी। विधायिका और कार्यपालिका इन्हीं 745 जो नेशनल असेंबली के बंदे हैं 745, इन्हीं के अंडर में कार्य करेंगे। अब बात आती है बेटा कि ये इतना कार्य किया गया, टैक्स को रखा गया और पुरुषों को रखा गया, महिलाओं का कोई स्थान नहीं था, 25 वर्ष से नीचे के पुरुषों का कोई स्थान नहीं था। अब उस टाइम पर संविधान बनाने का केवल एक ही एम था, मोटो था, वो था संविधान पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र। केवल पुरुष एवं नागरिक, आप वर्ड देखिए, पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र के साथ जो ये शुरू हो गया। इसमें केवल इतना कहा गया कि जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानून के समक्ष बराबरी की बात कही गई। जीवन के अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति अपनी बात को रखने का अधिकार और कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। जो जितना बड़ा क्राइम करेगा वो उतनी ही सजा का हकदार होगा। केवल इन 3 पॉइंट्स को उस समय के फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र में रखा गया। बेटा बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद भी काफ़ी मुश्किलों का सामना फ्रांस की सम्राट को भी करना पड़ा और फ्रांस की जनता को भी करना पड़ा। लेकिन वो क्या था और किस तरह से हुआ वो हम कल पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम। आज के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना कि आपको आने वाली सभी चैप्टर्स की वीडियो टाइमली मिल जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर देना कि आप किसी भी चीज़ से वंचित ना रहें, सभी चीज़ें आपको टाइमली मिल